हेलो एंड वेलकम टू द सक्सेस बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं बायजूस के बारे में। बायजूस की पूरी केस स्टडी कि कैसे बायजूस ने स्टार्ट किया, उसके पीक पॉइंट तक पहुंचा और फिर बायजूस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। बायजूस के ओनर रविंद्रम ने ये पूरी स्टोरी फ्रॉम जीरो टू पीक पॉइंट एंड देन डाउनफॉल अपनी आंखों के सामने देखी है। बायजूस एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड का बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था और बायजूस की फंडिंग, बायजूस की सेल्स, बायजूस की वैल्यूएशन कोई भी मैच नहीं कर पाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बायजूस धड़ाम से नीचे गिरा। ये स्टोरी मेरे से थोड़ी सिमिलर भी होगी क्योंकि मैंने भी बायजूस के टैबलेट और बायजूस के कोर्सेज परचेज करे थे 6th क्लास में और आज के टाइम पे बायजूस बिल्कुल गायब। एक टाइम पे बायजूस का दावा होता था कि हमें कभी भी कॉल करो, हम आपके डाउट सोल्व करेंगे। आज ना कोई बायजूस का नंबर है, ना कोई बायजूस का सपोर्ट सिस्टम है। बायजूस में केवल गिने चुने एम्प्लॉइज बचे हुए हैं। आज हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अगर आपने स्टोरी आखिरी तक देखी तो आप जानोगे कि कैसे एक ब्रांड इतने टॉप पे पहुंच सकता है और फिर वो डाउनफॉल भी देख सकता है अपना। वीडियो को पूरा देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फेलोज के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ किसी सिंगर या बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग यहाँ मैथ्स पढ़ने आए थे और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्र, एक ऐसे टीचर जिन्होंने टीचिंग के आर्ट को मास्टर कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्र अपनी इसी मास्टरी के बेस पे दुनिया की सबसे बड़ी एटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे और सैडली खुद अपनी आंखों के सामने उस कंपनी का डाउनफॉल भी देखने वाले थे। बायजू रविंद्र का बर्थ 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। रविंद्र को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट्स और मैथमेटिक्स। 80s और 90s की हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी फैमिली ने भी उन्हें दो करियर चॉइसेस दी, डॉक्टर या इंजीनियर। रविंद्र ने इंजीनियरिंग चुनी। ईयर 2000 में उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिपिंग फर्म में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्र की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। उनके कुछ फ्रेंड्स IIM में एडमिशन लेने के लिए कैट एग्जाम को क्रैक करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रविंद्र की हेल्प मांगी। न केवल रविंद्र अपने दोस्तों को पढ़ाया पर साथ ही साथ खुद भी कैट एग्जाम दे दिया। 12 में से 4 दोस्तों ने कैट तो क्लियर कर ही लिया था, साथ में रविंद्र ने भी कैट में स्कोर किए पूरे 100%। लेकिन उन्होंने कोई भी IIM ज्वाइन नहीं किया और अपनी जॉब कंटिन्यू रखी। 2005 में उन्होंने फिर से कैट एग्जाम दिया और फिर से 100% स्कोर किए, जिसके बाद बायजू रविंद्र चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। कुछ टाइम में रविंद्र को रियलाइज हुआ कि वो यही करना चाहते थे। 2006 में उन्होंने एक छोटी सी क्लास से शुरुआत की, बायजूस क्लासेस फॉर कैट। लेकिन बहुत ही जल्द ये क्लासेस एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां वो एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। बायजूस की क्लासेस प्रीमियम मॉडल पे चलती थी। पहली क्लास फ्री होती थी और सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स पैसे लगते थे। अब रविंद्र का टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल था। वो मार्क्स से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करते थे। जिन बच्चों को बचपन से रट्टा मारना सिखाया गया था, उनके लिए रविंद्र की अप्रोच काफी रिवॉल्यूशन थी। इसीलिए उनके फ्री क्लासेस लेने वाले 10 में से 9 बच्चे उनकी पेड क्लासेस के लिए भी एनरोल कर लेते थे। इस सक्सेस को देखते हुए रविंद्र ने इस मॉडल को 4 शहर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और चेन्नई में एक्सपेंड कर दिया। इन्हीं क्लासेस के दौरान उनकी मुलाकात कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अपनी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से हुई। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स और इवन दिव्या बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के को-फाउंडर्स बने और कुछ स्टूडेंट्स अर्ली एम्प्लॉइज बने। 2009 तक रविंद्र ने बायजूस क्लासेस को 9 शहरों में एक्सपेंड कर दिया था। वो दिन रात काम करते थे, हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। ट्रैवलिंग के दौरान वो अपने कंटेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाने पे काम करते थे। उनकी हर क्लास में स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते थे कि वहाँ डाउट्स पूछना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए रविंद्र ने अपने कंटेंट को इस तरह डिज़ाइन किया था
कि हर स्टूडेंट के हर पॉसिबल डाउट का आंसर उन्हें पहले ही मिल जाता था। उनकी कड़ी मेहनत के कारण देखते ही देखते बायजूस क्लासेस की डिमांड कई और शहरों में आने लगी, लेकिन रविंद्र के लिए इन सभी शहरों में फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। वो 24/7 काम करके थक भी चुके थे, इसलिए रविंद्र ने बायजूस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने वीसेट यानी वेरी स्मॉल अपर्चर्स नाम की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी यूज की और अपने लेक्चर्स को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ वो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में और एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया। बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ली और उस समय इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे और रविंद्र को ये समझ आ चुका था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना पड़ेगा। 2013 में बजाज में मनीपोल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजूस ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो से बेटर समझ में आता है और कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसीलिए बायजूस ने ये सारी चीज अपने मोबाइल ऐप में डाल दी और जैसे स्टूडेंट्स चाहे वो वैसे लेक्चर्स देख सकते हैं। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट ऑलरेडी फोन पे गेम्स और मूवीज में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में तभी आएगा जब एजुकेशनल कंटेंट की क्वालिटी गेम्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट से सिमिलर हो। इसीलिए बायजूस ने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, 3D डिजाइनर्स और इवन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हायर किया। फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ द बायजूस लर्निंग ऐप और इसके अलावा बायजूस टैबलेट्स और प्री लोडेड SD कार्ड्स में भी कोर्सेज सेल करता था। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसे देखते हुए जून 2015 में सिकोया ने बायजूस में $25 मिलियन लगाए। 2016 में मार्क जकरबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन ने बायजूस में काफी डॉलर्स इन्वेस्ट करे। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूस का अब केवल एक एम था, सेल्स। बायजूस ने लगभग 100 फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक अग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। इनकी सेल्स प्रोसेस काफी क्लेवर थी। इसकी शुरुआत होती थी बायजूस के टीवी एड से। पेरेंट्स बायजूस का ऐड देखते थे और बायजूस का ऐप डाउनलोड कर लेते थे। उसके कुछ दिन बाद बायजूस का एक सेल्समैन उन्हें कॉल करता था और उनके साथ एक इन पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक कर लेता था। काउंसलिंग सेशन के दौरान सेल्समैन सबसे पहले बच्चे से उसके इंटरेस्ट और एम्बिशंस के बारे में पूछ के उसे एक पर्सनल बॉन्डिंग, एक रेपो बिल्ड कर लेता था। उसके बाद बच्चे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसके आंसर वो ना दे पाए। जैसे एक कॉमन क्वेश्चन था कि एक सर्कल में आखिर कितने पॉइंट होते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते थे और मैं भी इसका आंसर नहीं दे पाया था जब बायजूस के सेल्समैन ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था और यही तो बायजूस का सेल्समैन चाहता था। फिर सेल्समैन अपने टैबलेट पर रविंद्र की एक हाई क्वालिटी वीडियो दिखाता था जिसमें वो एक्सप्लेन करते थे कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसके बाद पेरेंट्स से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपका बच्चा इतने बेसिक कॉन्सेप्ट का आंसर नहीं दे पा रहा तो वो बोर्ड्स और उसके बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेगा। इस क्वेश्चन के बाद मेरे पेरेंट्स को भी और बाकी सभी पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके गिल्ट और नर्वस महसूस करते थे। पेरेंट्स की इसी फीलिंग को एक्सप्लॉइट करते हुए सेल्समैन बायजूस लर्निंग ऐप को एक सॉल्यूशन पिच करता था। डील को और अच्छा बनाने के लिए 50% की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती थी और 100% रिफंड का ऑप्शन भी दिया जाता था। अगर पेरेंट्स तब भी ना खरीदे तो फिर सेल्समैन अपना ब्रह्मास्त्र निकालता था। बच्चे से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते थे जिसके आंसर वो ना दे पाए। फिर इन सवालों से जुड़े टॉपिक्स की वीडियो दिखाई जाती थी और उन्हीं सवालों को दोबारा पूछा जाता था। इस बार मैंने भी और बाकी बच्चों ने भी इन सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। बच्चे की इस इम्प्रूवमेंट को देखकर पेरेंट्स काफी इम्प्रेस्ड हो जाते थे और अब तक बच्चों में भी ये एक्साइटमेंट जाग जाती थी कि हाँ, हमें भी बायजूस का टैबलेट लेना है। फिर फाइनली पेरेंट्स फी पे कर देते थे और यहाँ बायजूस की एक सेल्स ग्रोथ और ये एक ऐसा सेल्स मॉडल था जो कभी फेल नहीं होता था। तो ये चीज रविंद्रम से सीखने की भी है।
और अब बायजूस इस सेल्स मॉडल के साथ रॉकेट की रफ्तार से ग्रो करता चला गया। 2018 में $1 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला ए-टेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को और भी स्पीड से बूस्ट कर दिया, COVID-19। have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पे निर्भर होना पड़ा। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बायजूस ने कुछ हफ्तों के लिए अपनी क्लासेस फ्री कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को एक्वायर कर सके। इस स्ट्रेटेजी के चलते बायजूस का ऐप यूजेज 60% से इंक्रीज हो गया। अब कुछ दिनों का लॉकडाउन महीनों और सालों में बदल चुका था और ये जो भी ई लर्निंग कंपनीज काम कर रही थी ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स में फोमो क्रिएट हो गया। वो टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने टेक कंपनीज में मुंह मांगी कीमत पे हजारों करोड़ रुपए लगाना चालू कर दिया। जहां 2019 में टेक सेक्टर में टोटल $429 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, वही 2020 में ये इन्वेस्टमेंट $2,220 मिलियन और 21 में $41,065 मिलियन हो गई थी। लेकिन बात यह है कि इसमें से ऑलमोस्ट 50% कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बायजूस को मिली थी। कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन में खरीद लिया और ऐसे ही एक करके एक बहुत सारे स्टार्टअप्स को बायजूस ने एक्वायर कर लिया। इसमें से 3 स्टार्टअप्स यूएस के थे और इन स्टार्टअप्स के थ्रू रविंद्रम अपनी जगह यूएस मार्केट में बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करने के लिए बायजूस ने $1.2 मिलियन का एक लोन तक ले लिया था, जो एक बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज तब बनी जब बायजूस ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया। बेसिकली एक 5 साल पुरानी एजुकेशन कंपनी ने एक 33 साल पुराने कोचिंग जाइंट को एक्वायर कर लिया था और ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और काफी एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि बायजूस ने आकाश की वैल्यू से 20-30% ज्यादा पैसे देके उसे एक्वायर किया था। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉइज और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपनी पीक पे पहुंच चुका। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अब कोविड-19 पेंडेमिक का इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और बायजूस की सक्सेस स्टोरी में एक ऐसा डेडली ब्रेक लगने वाला था, एक ऐसा डेडली ब्रेक जो पूरे इंडिया को शॉक करके रख देगा। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी सेल्स उनकी वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम रफ्तार से बढ़ रही थी। इसीलिए बायजूस अपनी सेल्स टीम पे बेइंतहा प्रेशर बिल्ड करने लगा। बेंगलुरु ऑफिस में एम्प्लॉइज को 14 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट्स पे काम करना पड़ता था। सेल्स पर्सन को टारगेट मीट करे बिना लंच ब्रेक तक लेने से मना किया जाता था। अगर कस्टमर कॉल उठाना बंद कर दे तो उसका पूरा ब्लेम सेल्स पर्सन पे आता था। सेल्स टारगेट्स भी अनरीचेबल थे। हर सेल्समैन को 1 लाख की सेल्स पर वीक लानी होती थी। 2022 में तो बायजूस ये रूल लाया कि जो भी एम्प्लॉय अपना 50% टारगेट मीट नहीं करेगा उसे इमीडिएट फायर कर दिया जाएगा। इसी रूल चेंज के बाद सेल्स पीपल अपना टारगेट मीट करने के लिए साम दाम दंड भेद जो बन सके वो करने लगे। ऐसे कई इंसिडेंट्स आए जिसमें पेरेंट्स को प्रेशर देके, झूठी इंफॉर्मेशन देके और इवन डरा धमका के सेल्स क्लोज की गई। कई बार तो एक सेल्स क्लोज करने के लिए खुद सेल्स पर्सन ने अपनी जेब से पैसे डालकर डाउन पेमेंट दी। और ऑल्सो ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि कस्टमर्स को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में और रिफंड लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे जैसे बायजूस की कस्टमर मिस हैंडलिंग और कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन की कहानियां बाहर आने लगी, वैसे वैसे पेरेंट्स का बायजूस पे ट्रस्ट ऑलमोस्ट लो और इवन एक टाइम पे बिल्कुल 0 पे चला गया। लेकिन बायजूस के लिए ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। रविंद्र और बाकी टॉप मैनेजमेंट शायद इस बात को इग्नोर कर रहे थे कि वो चाहे कितनी भी सेल्स कर ले पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी यूनिट इकोनॉमिक सेंस नहीं बना रही है।
वो बेसिकली हर एक सेल पे ओवरऑल लॉस कर रहे थे। उनका हर सेल्समैन ऑन एन एवरेज पर मंथ 2.76 लाख की सेल ला रहा था, इंक्लूडिंग कैंसिलेशंस एंड रिटर्न्स। लेकिन सेल्समैन की कॉस्ट जैसे सैलरीज, इंसेंटिव्स और ट्रेवल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उनका नेट रेवेन्यू केवल 1.6 लाख आ रहा था। उसके बाद मार्केटिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट हटाने के बाद जो नेट मार्जिन था वो केवल 57,000 पर सेल्समैन था। फाइनली ऑफिस रेंट, मैनेजरियल ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट को माइनस करने के बाद बायजूस मैसिव लॉसेस कर रहा था। इन लॉसेस को देखते हुए आखिरी में 2022 में बायजूस ने अपने सेल्स मॉडल को थोड़ा चेंज किया ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सके। नए मॉडल में सेल्स पर्सन को फील्ड विजिट नहीं करनी होती थी, मतलब कस्टमर के घर जाके डेमो नहीं देना होता था। इंस्टेड उन्हें सारी सेल्स फोन या जूम कॉल के थ्रू करनी होती थी। अब इस मॉडल से बायजूस के एक्सपेंसेस तो कम हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी सेल्स भी गिर गई, क्योंकि फोन कॉल के थ्रू कन्वर्जन रेट कंपैरेटिवली कम होते थे। लेकिन बायजूस के सामने अभी इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। 2022 में बायजूस की एक अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो $200 मिलियन इन्वेस्ट करके अलग अलग सिटीज में 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स खोलेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने की पूरी मुहिम चालू की थी, आखिर उसी कंपनी को ऑफलाइन क्यों जाना पड़ रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि बायजूस को अब उनके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। बायजूस को लगा था कि एक बार पेंडेमिक के चलते स्कूल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग की आदत लग जाएगी तो वो हमेशा के लिए ऑनलाइन लर्निंग ही पसंद करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत निकला। 2 साल लंबे पेंडेमिक के बाद स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ पढ़ के थक चुके थे। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी रियलाइज हो चुका था कि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हुए इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो चैटिंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब चलाने लग जाते हैं। ऑफलाइन में ये सारी चीजें नहीं थी। साथ ही ऑफलाइन में टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती थी। इसीलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने आखिरी में ऑफलाइन एजुकेशन को ही चूज किया। इसलिए बायजूस ने जिस एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने के लिए एक बिजनेस मॉडल पे बिलियंस ऑफ डॉलर उड़ा दिए थे, वो मॉडल ही गलत था। उसमें पैसे बनने ही नहीं वाले थे। बायजूस की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सितंबर 2022 में बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज करी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बायजूस ने 2,428 करोड़ का रिवेन्यू किया था, लेकिन उनके लॉसेस इससे ऑलमोस्ट डबल थे, 4,564 करोड़। बेसिकली बायजूस ने उस टाइम हर दिन 12.5 करोड़ का लॉस किया था। लेकिन इससे भी चिंता वाली बात यह थी कि उनका 80% रिवेन्यू टैबलेट की सेल से आ रहा था और केवल 20% ही कोर्स फीस और कोर्स स्ट्रीमिंग से आ रहा था। रिवेन्यू के हिसाब से देखें तो बायजूस एक टेक कंपनी कभी थी नहीं, वो एक टैबलेट बेचने वाली कंपनी थी। इस अर्निंग रिपोर्ट से बायजूस का कड़वा सच सबके सामने आ चुका था और अगले कुछ सालों पे बायजूस पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी फंडिंग की। जिस बायजूस कंपनी में 1 साल पहले वेंचर्स हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे थे, अब उसी कंपनी को कोई छूने को भी तैयार नहीं था और इस कारण बायजूस के पास पैसे खत्म होने लगे। एम्प्लॉइज की सैलरी डिले होने लगी, महीनों से वेंडर्स की पेमेंट अटक गई और लोन रिपेमेंट भी रुक गई। फिर एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम आ गई। जिन यूएस कंपनीज ने उन्हें बिलियन डॉलर्स का लोन दिया था, उन्होंने बायजूस पे लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म्स को वॉयलेट करने के लिए केसेस फाइल कर दिए। फिर 2023 में एक और बड़ा झटका आया जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने बायजूस पे इन्वेस्टिगेशन चालू कर। उनकी इन्वेस्टिगेशन बायजूस की फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को लेकर थी। डाटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉइज थे, लेकिन जून 2023 तक यही नंबर आधे से भी कम, करीब 25,000 पे आ गया था।
सरवाइव करने के लिए बायजूस ने अपने यूएस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एपिक को $500 मिलियन पे बेचने की अनाउंसमेंट की। बायजूस ने एपिक को $1 बिलियन में खरीदा था, यानी कि इस सेल पे बायजूस को 500 मिलियन का लॉस हुआ। फिर नवंबर 2023 को बीसीसीआई ने भी बायजूस पे पेमेंट ना करने के केसेस कर दिए और जले पे नमक छिड़कने के लिए नवंबर में ही ईडी ने भी बायजूस पे 9,000 करोड़ की पेमेंट्स के लिए नोटिस इश्यू कर दिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बायजूस की वैल्यूएशन भी क्रैश करती जा रही थी। जनवरी 2024 में तो बायजूस की वैल्यूएशन $225 मिलियन पे आके गिर गई। मतलब $22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से उनकी वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। बायजूस ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को छोड़ के इंडिया के बाकी सभी ऑफिस को खाली कर दिया है। उनके लिए ई लर्निंग के लिए कस्टमर्स को एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स ने तो कभी पिकअप ही नहीं किया। फाइनली आकाश को छोड़कर बायजूस ने जितने स्टार्टअप को खरीदा था वो सभी लॉस में चल रहे थे। इन सब के चलते बायजूस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका था। बायजूस के फ्यूचर में केवल एक चीज दिख रही थी, डार्कनेस। तो यहाँ खत्म होती है हमारी बायजूस की केस स्टडी। मैंने आपको पूरी स्टोरी इन डेप्थ बताई और मैंने आपको बताया कि अब बायजूस के फ्यूचर में सिर्फ एक चीज है, जो है डार्कनेस। ये डार्कनेस, क्योंकि बायजूस के कोर में कभी एजुकेशन या दूसरों को भला करना था ही नहीं। बायजूस के कोर में केवल एक चीज थी, वो था पैसा, ग्रोथ, वैल्यूएशन। इसी चीज ने, इसी एडिक्शन ने बायजूस को आज नीचे गिरा दिया है। तो आई होप कि आपने इस स्टोरी से काफी चीजें सीखी होंगी और आप आगे भी द सक्सेस वर्ल्ड के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक, किस कंपनी, किस एंटरप्रेन्योर पे चाहिए। थैंक यू सो मच।